जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान के सागर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ बायोडायवर्सिटी। और ये जो टॉपिक है हमने क्लास 12th एनसीईआरटी के लास्ट सेकेंड चैप्टर से लिया है, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से। ठीक है, तो हम देखेंगे कि वैल्यूज ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये फूड के अंदर किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो देख लेते हैं कि अबाउट 80,000 edible plants and about 90% of present day foods crops have been domesticated from wild। तो आपको हम बता दें कि अप्रॉक्स 80,000 के आसपास जितने भी एडिबल प्लांट्स हैं और अप्रॉक्स 90% के आसपास जितने भी क्रॉप्स हैं वो आज क्या है, वो डोमेस्टिकेटेड किए जाते हैं, उनको अपने खेतों के अंदर उगाया जाता है फॉर दी फूड पर्पस। उनको एज अ फूड पर्पस उनको हम अपने खेतों में लगाते हैं। बात कर लेते हैं बायोडायवर्सिटी जो हमें ड्रग्स एंड मेडिसिन भी प्रोवाइड करता है। ड्रग्स एंड मेडिसिन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो अबाउट 75% ऑफ वर्ल्ड populations depends on plants and plants extract। तो अभी के समय में क्या है कि मोस्ट ऑफ द जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वह प्लांट्स और प्लांट्स के जो एक्सट्रैक्ट हैं, प्लांट से निकलने वाले जो भी बाई प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट है। उनसे वो क्या करती हैं, ड्रग्स और मेडिसिन लेती हैं। अगर हम बात करें सॉरी ये सब भी डाल दें क्या, टेंशन ही खत्म हो जाए, समझ रहे हो। चलो हाँ, तो जो नेक्स्ट है वो है फ्यूल। फ्यूल भी हमें बायोडायवर्सिटी से मिलता है। तो फॉरेस्ट हैव बीन यूज सिंस एजेस फॉर फ्यूल वुड्स। फॉसिल्स फ्यूल्स आर आल्सो प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्ट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। ओके, तो प्रोडक्ट जो फॉरेस्ट होते हैं इनसे जो वुड है, जो वुड हमको मिलते हैं वो इट एक्ट एज अ फ्यूल। ये फ्यूल की तरह वर्क करते हैं जिसको हम ईंधन बोलते हैं। ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी एक बायोडायवर्सिटी का ही एक प्रोडक्ट है। अगर हम बात करें कि सोशल वैल्यूज की अगर हम बात कर लेते हैं तो यह है कि मेनी ऑफ द प्लांट्स लाइक तुलसी, लोटस, पीपल एसेट्रा आर कंसिडर्ड होली एंड सैक्रेड, है ना। इसकी कुछ सोशल वैल्यूज भी हैं जो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि तुलसी है। एक्चुअली तुलसी, लोटस, पीपल्स ये सब बहुत ही होली, बहुत ही पवित्र और इनको पूजा जाता है हमारे इंडिया के अंदर। और हम नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट 2.1 मिलियन स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट। आज तक हमको 2.1 मिलियन अप्रॉक्स 21 लाख के आसपास जो स्पीसीज हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। और बहुत सारी आइडेंटिफिकेशंस स्पीसीज की चल रही है ना। और माना जाता है कि और भी स्पीसीज हमको मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, इंडियाज पोजीशंस 10th in the world and 4th in the Asia most of plant diversity। इंडिया जो है 10th रैंक में आता है और एशिया के अंदर 4th। तो हम लोग अगले स्लाइड पे मूव करते हैं। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडायवर्सिटी की अगर हम बात कर लें तो बात करें अब बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इज अ biogeography region with a
significant reservoir of biodiversity that is threatened with destructions। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्या? ये वाला पहला वाला, a biodiversity hotspot is a biogeography region with a significant reservoirs of the biodiversity that is threatened with destructions, है ना। बायोडाइवर्सिटी जो भी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उसको बायोजियोग्राफी बोला गया, मतलब बायो मतलब लिविंग और जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब उसकी हम अगर हम एक ना हम ग्राफिंग मतलब कह रहे हैं कि उसको हम पूरी तरीके से उसका आकलन कर लें, ठीक है, तो हम पाते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है आज के समय में क्या है, बहुत ज्यादा थ्रेटेंड है, मतलब उसको खतरा है। और आने, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि चीजों को हम यूज करते हैं, यूज के साथ साथ हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मिस यूज भी करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डिस्ट्रक्शंस की वजह से इसके ऊपर एक खतरा बना पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें, एन एरिया इज डिजाइन डिजिग्नेटेड as a hotspot when it contains at least 0.5% of plant species as endemic। कोई भी एरिया हॉटस्पॉट माना जाता है जब उसके अंदर 0.5% ऑफ प्लांट स्पीसीज जो होती है वो एंडेमिक होती है। एंडेमिक का मतलब होता है कि स्पेसिफाइड हो जाती है। एंडेमिक का मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू अ प्लेस। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए स्पेसिफिक होती है। जैसे कि कोई भी प्लांट है ना, और एक बड़ा सा रीजन है, उस बड़े से रीजन के अंदर केवल प्लांट जो है केवल एक कन्फाइंड एरियाज के अंदर हो, और ये जो एरियाज हो, इस एरिया का जो वैल्यू हो 0.5% के आसपास हो, तो उस एरिया को हम हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं, है ना, कहते हैं दिस इज द हॉट स्पॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देयर आर 25 सच हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन अ ग्लोबल लेवल, आउट ऑफ विच 2 आर प्रेजेंट इन इंडिया, है ना। लगभग 25 हॉटस्पॉट प्रेजेंट है बायोडाइवर्सिटी के पूरे अर्थ पे, और उसमें से जो 2 हैं वो प्रेजेंटली करेंटली हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट कि दिस आर इंडो बर्मन, अर्लियर द ईस्टर्न हिमालय, इसको पहले ईस्टर्न हिमालय बोलते थे, आज इसको हम इंडियन बर्मन बोलते हैं, एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, है ना। तो यह 2 जगह है ना, ये पहला है इंडो बर्मन और दूसरा है द वेस्टर्न घाट। इन 2 जगहों पे क्या है कि हमारी जो हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द हॉटस्पॉट covering less than 2% of the world's land area are found to have about 50% of the terrestrial biodiversity। मतलब क्या है इसका कि पूरे अर्थ का केवल 2% लैंड ही, 2% लैंड जो है वह क्या है, अप्रोक्स, है ना, इसको मैं 2% लिख देता हूं, 2% लैंड है, अप्रोक्स 50% बायोडाइवर्सिटी को कंटेन किया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी को, इसको लिखते रहो, अच्छा, बायोडाइवर्सिटी को कंटेन किया हुआ है। ठीक है, वो भी टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो कि ऐसे प्लांट या ऐसे एनिमल जो केवल और केवल लैंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो लैंड एरिया का जो 2% लैंड है उस पे 50% बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। ओके, चलिए अगला स्लाइड चलते हैं। ओके, चलते क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हॉटस्पॉट की बात कर लेते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी कोई किसी प्लेस को हम हॉटस्पॉट घोषित करेंगे। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होनी चाहिए कि हम किसी को अगर हॉटस्पॉट बोलें तो उसको हम क्यों बोलेंगे, भाई कुछ तो खासियत होनी चाहिए उसकी। तो अगर हम बात कर लें तो वह खासियत कुछ ऐसे है कि number of endemic species, that is the species which are found nowhere else। मतलब कि क्या है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हो और उस एरिया में कोई एक पर्टिकुलर छोटा सा
प्लेस हो, कोई छोटा सा कन्फाइंड प्लेस हो, और उस प्लेस के अंदर जो स्पीसीज पाई जाती हो वर्ल्ड के कहीं पर भी वह स्पीसीज न मिले, तो उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट, है ना। मैं उसको कंसिडर हम कर सकते हैं। एक तो ये क्राइटेरिया है। अगली क्राइटेरिया क्या है? डिग्री ऑफ थ्रेट विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हैबिटेट लॉस। मतलब क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये लोग रहते हैं एक कन्फाइंड एरिया में, और समय के साथ क्या हुआ कि हैबिटेट लॉस हो गया, या किसी तरीके से कोई ट्रेजेडी हो गई जिसकी वजह से यहाँ का जो हैबिटेट है वो लॉस हो गया। उस छोटे मोटे लॉस को भी वो क्या कर जाए, झेल जाए, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि हाँ, वह एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कन्फाइंड है और हम उसको हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरी जो है इंडो बर्मन, जिसको ईस्टर्न हिमालयस के नाम से जानते हैं, इसको भी हॉटस्पॉट की कैटेगरी में रखा गया। और दूसरा था जो कि हम आपको श्रीलंका और अभी मैंने बताया था श्रीलंकन एंड जो वहां पर बॉर्डर पे था ना, वहां पे प्रेजेंट था। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। द वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ठीक है। यहाँ पर भी बायोडाइवर्सिटी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं द हॉटस्पॉट includes all of the Cambodia, Vietnam, Laos, and nearly the entire areas of Thailand, Myanmar, and Bhutan, as well as the part of the Nepal for eastern India and extreme southern China। ये यहाँ पर क्या है, ये हॉटस्पॉट के रीजन है। और अप्रोक्स कितने हॉटस्पॉट होते हैं, कितने हॉटस्पॉट है पूरे वर्ल्ड में? 25 है। मैंने अभी बताया था कि हॉटस्पॉट जो आपके हैं वो कितने हैं, 25 हैं। और उसमें से जो दो हैं, है ना, इंडो बर्मन और द वेस्टर्न घाट, ये आपके इंडिया के अंदर है। और क्राइटेरिया क्या होती है किसी को भी हॉटस्पॉट कहने के लिए, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इन एडिशन इट कवर्स सेवरल ऑफशोर inland including Maine and Iceland in the South China Sea and Andaman and Nicobar Island इन इंडियन ओशन, है ना। तो ये सब जो है वो आइलैंड्स मोस्टली क्या है, ये ज्यादातर जो डाइवर्सिटी है या फिर हॉटस्पॉट की जो जो भी है ना, हॉटस्पॉट जो पाया जाता है मोस्टली ये वाटर के आसपास पाया जाता है। तो इनकी कुछ लोकेशंस दी गई है कि ऑफशोर inland including in Iceland of South China Sea, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड इंडियन ओशंस। ओके, तो जितनी भी हॉटस्पॉट होती हैं वो ज्यादातर आपको वाटर बॉडीज के आसपास देखने को मिलती है, ठीक है। उसका कारण तो आपको पता ही है, क्योंकि जहां वाटर है वहां पर लाइफ तो एग्जिस्ट करेगी करेगी, ठीक है। अगर हम बात कर लें, इंडो बर्मन इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी। और जो हमारे इंडिया के अंदर जो इंडो बर्मन जो हॉटस्पॉट है वह काफी ज्यादा खतरे में है, काफी ज्यादा डेंजर में है। क्यों है? ड्यू टू द रेट ऑफ द रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट लॉस। वहां पर क्या हो रहा है कि जो भी रिसोर्स हैं हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम उसको यूज तो कर रहे हैं लेकिन सॉरी, उसका हम मिस यूज भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है। एंड वहां का जो हैबिटेट है वो भी लॉस हो रहा है। मतलब हम वहां पर क्या कर रहे हैं, आसपास में हम कुछ ऐसी चीजें बना दे रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है। जैसे वहां पर छोटे मोटे रिजॉर्ट बना दिए, है ना। और वहां पर जब टूरिस्ट आएंगे, अब वो जाएंगे ही घूमने को, है ना, घूमने जाएंगे तो उस केस में होगा क्या कि जो भी स्पीसीज वहां की होगी, स्पीसीज रिचनेस पे क्या होगी कि वो उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। डिस्टरबेंस क्रिएट होने से क्या होता है, उनका जो हैबिटेट होगा वो लॉस हो जाएगा, है ना। वो उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस प्लेस पे क्या करेंगे, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल पाएंगे। और जहां पर अनकंफर्टेबल जब ऐसी कंडीशंस बार बार बनी रहती है तो उस केस में क्या होता है कि हैबिटेट का लॉस होने की वजह से क्या होता है, हॉटस्पॉट का जो रीजन होता है वो भी डिक्लाइन करने लगता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें वहां पर ना हो, तो भी हम कह सकते हैं कि हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका की बात करते हैं। तो देखो, पहला तो इंडो बर्मन था, दूसरा क्या है, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है, ठीक है। क्यों हम श्रीलंका को कंसीडर करते हैं? क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एरियाज को, है ना, मैप के अंदर दिखाने का क्या होता है, प्रावधान होता है ना, एक नियम होता है। इसलिए उसके अंदर में क्या होता है आपका ये
श्रीलंका भी आ जाता है, ठीक है, इसलिए वो श्रीलंका हमेशा इंडिया के साथ दिखता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ऑल्सो नोन एज दी सह्याद्री हिल्स, है ना। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका को मिला के, इन दोनों हॉटस्पॉट को मिला के हम बोलते हैं सह्याद्री हिल्स, है ना। encompasses the mountain forest in the south western parts of the India and on the neighboring islands, है ना। और यहाँ के जैसे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और नेबरिंग पार्ट या फिर नेबरिंग आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका में क्या है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा, जो वेस्टर्न घाट है वो इंडिया में है, और श्रीलंकन जो कि वहां का एक छोटा सा क्या है, नेबरिंग आइलैंड है, ठीक है, एकदम पूरी उनकी टेरिटरी में नहीं है बट उनकी टेरिटरी के अंडर ही वो आता है, ठीक है। हाँ, अगर हम बात करें द एंटायर extent of hotspot was not originally about 1,82,500 square kilometer, but due to the tremendous population pressures, now only 12,445 square kilometer or 6.8 is in pristine condition। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका एक क्राइटेरिया जो कि लास्ट क्राइटेरिया, द इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशंस इंक्लूड एशियंस एलिफेंट, इंडियन टाइगर्स एंड द इंडेंजर्ड लॉयन टेल्ड मकाऊ। मकाऊ जो बंदर होते हैं ना उसको मकाऊ बोलते हैं ना, उनकी पूंछ बड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर ना इनको भी काउंट किया जाता है, एशियन एलिफेंट हो गए, इंडियन टाइगर्स हो गए या इंडेंजर्ड लॉयन हो गए, ये सब क्या है, ये भी हॉटस्पॉट के बहुत मेजर पार्ट है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है, कैसे थ्रेट्स हमारे बायोडाइवर्सिटी को हो सकते हैं। इसमें है एक्सटेंशन इज द नेचुरल इवेंट एंड फ्रॉम अ जियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव रूटीन, है ना। देखो बच्चा, कहा जाता है कि जो आया है वो तो जाएगा, ठीक है, जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन अगर आई है तो हो सकता है ये भी एक बार खत्म होगी, अब खत्म होगी क्या होगी कब होगी ये नहीं पता, लेकिन जैसे हर एक जो भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो अपने आप को इस अर्थ पे, है ना, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती है इन केस ऑफ फिटनेस, इन केस ऑफ एनी अदर कंडीशंस में, तो उस केस में क्या होगा कि उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, नेचर ही उनको फेवर नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इन लास्ट सेंचुरी ह्यूमन इम्पैक्ट हैज बीन सो सीवियर दैट थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज एंड वेराइटीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट एनुअली, है ना। पिछले साल में, है ना, पिछले साल में क्या था कि ह्यूमन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि 1,000 सालों के अंदर, कई हजार सालों से जो इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला ह्यूमन के इंटरवेंशन से, वह इम्पैक्ट, है ना, पिछली कुछ सदियों में देखने को मिला, और ह्यूमन ने बहुत भारी डिस्ट्रक्शन किया है हमारे बायोडाइवर्सिटी को, क्योंकि वो क्या करता है, इसके पीछे कुछ कारण भी है। कौन कौन से कारण है हमारे लॉस होने का, तो हैबिटेट लॉस, डिग्रेडेशन और फ्रेगमेंटेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो ये होते हैं हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। हैबिटेट लॉस का हमने बताया कि जो भी जगह होती है किसी भी स्पीसीज को रहने के लिए, उस स्पीसीज के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं जिससे वो हैबिटेट उन एनिमल्स के या फिर उन ऑर्गेनिजम्स के रहने लायक न बचे, उस केस में कहते हैं कि जो वो जो जगह है वहां का क्या हो गया, हैबिटेट लॉस हो गया है। और डिग्रेडेशन क्या होता है कि वहां पर, ठीक है, जो स्पीसीज है, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी हो कम होने लगे, है ना, किसी कारणवश मान लीजिए माइग्रेट कर जाए, डेथ हो जाए, इन केस ऑफ इंट्रूडर्स का हमला हो जाए या फिर ह्यूमन इंटरवेंशन हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि वहां की जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होना स्टार्ट कर जाएगी, है ना। और इससे क्या होता है, अफेक्टिंग अबाउट 89% ऑफ ऑल थ्रेटेंड बर्ड्स, और इसमें
जो हैबिटेट लॉस की वजह से सबसे ज्यादा खतरनाक जो खतरे में है वो क्या है, वो बर्ड्स हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जो एयर पॉल्यूशन है, ये भी तो एक मेजर फैक्टर है जो हम उसको पॉल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, 89%। और 83% के आसपास जो मैमल है ये थ्रेटेंड में है। भाई ह्यूमन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन एक मैमल नहीं, ह्यूमन के अलावा भी बहुत बहुत सारे मैमल हैं जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट है। गुड नाइट बच्चा। And 91% of all threatened plants assessed globally IUCN 2000 है ना। और ये जो रिपोर्ट्स है ना वो 2000 IUCN के अकॉर्डिंग ये बताई गई है, ये सारे जो डेटाज हैं, ठीक है। और आपको जब पढ़ोगे ना तो एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, करंट अफेयर्स की चीजें थोड़ा देख लेना इसके ऊपर कि क्या चीजें चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि आता है ना, 100% आता है बच्चा, कुछ ना कुछ स्पेशल तो पूछा ही जाएगा। इस चैप्टर को डालने का मतलब ये नहीं है कि केवल आपको, है ना, इससे आपको नंबर से गेन कराना है, इससे आपको आपके अंदर एक अवेयरनेस आना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो कुछ चैप्टर्स आपके अवेयरनेस के लिए डाल दिया गया है इसमें, ठीक है। अगर हम बात करें द मेन कॉज ऑफ हैबिटेट आर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जैसे कि हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं किसी हैबिटेट पे, मान लीजिए कोई हमको जगह दिखी जहां पर कुछ एनिमल्स रहते हैं, हमने उनको क्या किया, दुआ मतलब जो भी करके ना उनको वहां से भगाया और उन लैंड्स पे ऑक्यूपाई किया, और वहां पर हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एग्रीकल्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। यानी मतलब हमने वहां पर क्रॉप्स उगानी स्टार्ट कर दी, माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, पता चला कि जहां पर वो एनिमल्स रहते हैं वहां पर कुछ अच्छा है, सोना चांदी कुछ तो मिल रहा है ना, जो कि काफी ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो उस केस में हमने गए वहां पर माइनिंग करना स्टार्ट कर दिए। बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट की, बात कर लेते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब ह्यूमन क्या कर रहा है, वहां पर बार बार सेटल होने का प्रयास कर रहा है, वो मतलब अपने डेवलपमेंट को लेकर काफी ज्यादा क्या है, चिंतित है, काफी ज्यादा वह क्यूरियस है। और उस केस में क्या करता है, वो दूसरे के हैबिटेट को भी क्या करता है, लॉस कर देता है, दूसरों को नुकसान करता है। और इंडस्ट्री का भी जो सेटअप होता है इस ये भी एक कारण होता है, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ भी एक तरह से बायोडायवर्सिटी लॉस का क्या है, एक बहुत बड़ा कारण है। पोचिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ का मतलब है ना, मतलब उनका शिकार करना, उनका अवैध रूप से, कहते हैं ना इलीगली उनको हंट करना, इसको बोलते हैं पोचिंग। तो पोचिंग इज अनदर थ्रेट दैट हैज इमर्ज्ड इन रिसेंट डिकेड्स एज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस फॉर डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना। पहले के समय में पोचिंग बहुत चलती थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, वो जाते थे, है ना, जंगलों में शेर को मारना, भालू को मारना, चीते को मारना, है ना, उनको मार के बहुत अपने आप को, है ना, महान समझते थे। लेकिन उस केस में क्या हुआ कि उन्होंने धीरे धीरे अपने ही देश के धरोहर को, कहते हैं ना कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को हमने क्या किया, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जाने अनजाने हमको लगा कि हम तो बहादुर हैं ना, उस केस पे हमने इस चीजें करना स्टार्ट कर दी। फिर बात कर लेते हैं वाइल्ड लाइफ की, बात कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इज सोल्ड एंड ट्रेडेड इन मेनी कंट्रीज, है ना। पता है कुछ कुछ जंगल के रीजंस क्या होते हैं ना, कि कोई किसी कोई अपने उसको क्या कहते हैं ना, कि उसको कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं, फिर वहां की जंगलों को, यहाँ वहां की लकड़ियों को, या वहां के जो रिसोर्स होते हैं, है ना, वहां से वो एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और दूसरे देशों में क्या करते हैं, उसको इंपोर्ट करते हैं। उसके से क्या होता है, यहाँ पर भी होता है कि हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। आयुष जल्दी आओ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इज सोल्ड, मैंने बताया कि जो भी जंगली जानवर है ना उनको, है ना, हंट करते हैं, उनको मारा जाता है और उनको दूसरे देशों में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। उससे क्या होता है, उनको काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हाथी के जो दांत होते हैं ना, उसके लिए एलिफेंट्स को किल किया जाता है, तो उसकी भी पोचिंग की जाती है। पोचिंग मतलब इलीगली उसको इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके लिए, इसके लिए क्या होता है, उनको बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, क्योंकि इससे ना वो ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, कहीं कहीं पे ना वो बहुत सी चीजें बनाते हैं, मतलब लोगों को शौक है, लोग शौक के लिए क्या करते हैं ना, दूसरों को मार देते हैं,
ठीक है। फॉर लाइव स्पेसिमेंस फॉक मेडिसिन है ना, इसके लिए देखिए लाइव स्पेसिमेन बनाना। लाइव स्पेसिमेन का मतलब ना जिंदा स्पेसिमेन। जैसे मान लीजिए लैब्स के अंदर जैसे आपने देखा होगा कि उनको रख के या फिर लाइव जिंदा ही रखेंगे, या तो उसको लेकर आएंगे बेहोश करेंगे उसको फॉर्मेलिन में डाल दिए उस डब्बे के अंदर रखें, आपको मैंने दिखाया हुआ आई थिंक है ना। उसके अलावा इससे क्या बनाते हैं, फोक मेडिसिन बनाते हैं, मतलब कहते हैं ना पुराने जमाने की जो मेडिसिन होती थी है ना, कोई किसी के मारकर किसी एनिमल के लीवर से बना रहा है, ये सब चीजें सही हैं और बनती भी हैं है ना। बनती भी क्योंकि वहां पर वो केमिकल्स मिल सकते हैं जो उनको चाहिए, वो केमिकल्स मिलते हैं उनसे वो ठीक होते हैं, तो लोगों को लगता है कि इससे वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है। उसके अलावा फर्श के लिए, जैसे भालू को मारा जाता है, बियर्स को क्यों मारते हैं, फर्श के लिए, ताकि हमको अच्छा खासा फर मिल जाए। स्किन्स के लिए लेदर बैग, लेदर बेल्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट्स के अंदर आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट जैसे आइवरी। आइवरी का मतलब जो टस्क होता है ना, एलिफेंट का जो टस्क होता है, एलिफेंट की जो टस्क होता है ना, उसकी तस्करी करने को आइवरी बोलते हैं। हॉर्न्स, सींग को बेचना, जैसे हिरण का सींग होता है, काफी अच्छा खासा कीमत पे या फिर वैल्यूएबल चीजों में बेचा जाता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये चीजें होती हैं, समझ रहे हैं, अमाउंटिंग टू मिलियंस ऑफ डॉलर है ना। इसके लिए उन्हें अगर मान लीजिए ये चीजें करते हैं तो उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, कई हजारों लाखों में पैसे, लाखों में मिलते हैं पैसे, लाखों में मिलेगा, हजारों की बातें छोड़ो, लाखों में मिलते हैं। ठीक है। अब हम बात करें मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स, मैन ने कैसे इंटरफियर किया, मैन कैसे इंटरफियर कर रहा है वाइल्ड लाइफ में है ना। कभी कभी आपने सुना होगा ना कि अ, हमारे रोड पे ना बाघ दिख गए, चीते दिख गए, बंदर दिख रहे हैं, अलग अलग तरह के जानवर दिख गए। कहते बताओ है ना, जितने भी जानवर हैं सब जंगल छोड़ के हम शहर में आ गए। ये तो सोचो कि आपने बनाया कहाँ है घर। आजकल लोग है ना बहुत एक्साइटमेंट के लिए ट्रैकिंग करते हैं, वहीं पर चले जाते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि भाई हम वहां पे बढ़िया अच्छा खासा टीला बनाकर वहां पर मकान बना लेते हैं। आप उनके घर के अंदर बना रहे हैं ना, अपना शहर तो आपने उनके जंगलों में बसाया पड़ा है। बल्कि वो तो इंट्रूडर है नहीं, इंट्रूडर तो ह्यूमन है ना, लेकिन फिर भी है ना, वो बोल नहीं सकते, ह्यूमन इंटेलिजेंट है, पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था इकोसिस्टम के अंदर कि कोई भी जो लाइफ फॉर्म होती है ना वो एक सीरीज में चलती है। हाँ कमिन बच्चा, हो गया 3 मिनट। हो गया, ओके ठीक है। आप अपना बैग पैक कर लीजिए बच्चा, ठीक है, देखिए बैग पैक कर लीजिए और बाकी जितने भी सिलेबस है ना उसको आप रिवीजन करते रहिए। ये बात देख लीजिए चाहिए। हाँ देख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, इस टॉपिक को ना इसके अंदर ही लिखना है, ठीक है, यहाँ पर अलग से नहीं लिखना है। ओके चलो लो पकड़ो बच्चा, जाओ बैग पैक कर लो, फोन आएगा तो फिर है ना परमिशन लेना फिर चले जाना, ठीक है बच्चा, क्योंकि टाइम होने वाला बच्चा, ठीक है। ओके, मैन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट्स की अगर हम बात कर लें, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्टेड विद द एवोल्यूशन ऑफ मैन है ना। देखो जैसे जैसे ह्यूमन ने इवॉल्व करना स्टार्ट किया ना वैसे वैसे उसका कन्फ्लिक्ट वाइल्ड लाइफ के साथ बढ़ता गया। भाई वो बड़ा हुआ तो जानवरों को मार के है ना उसने उसे खाल निकालना स्टार्ट किया, उसको खाना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ह्यूमन चीजें करने के लिए ना उसको अपने मॉडर्न लाइफ को मेंटेन करने के लिए उसने क्या किया कि इन सब चीजों को क्या करना स्टार्ट कर दिया, हंट करना स्टार्ट कर दिया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर डिपेंडेंसी थोड़ी सी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ द स्टेबल फूड एंड द डिस्ट्रप्शंस ऑफ मूवमेंट, wild animals come out of forest areas and attack the agricultural field and humans and in terms got killed by the humans है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो है ना अब मान लीजिए कि अब आपने जंगल तबाह कर दिया है, जंगल के अंदर अब बहुत इतनी स्पीसीज रिचनेस बची नहीं है, अब उनको जो फूड चाहिए वो फूड मिलता नहीं पाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो इन सर्च ऑफ फूड क्या करते हैं ना, कुछ जंगलों से निकल जाते हैं, जंगलों से निकल के बाहर आ जाते हैं और जंगलों से निकल के बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद है ना तो शहरों में घुस जाते हैं।
शहर में घुसते हैं और लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, किसी एग्रीकल्चर के ऊपर हमला कर देते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है ना, मान लीजिए कोई ऐसा भी तो जानवर हो सकता है जो कि जंगल से आया और जो कि केवल हर्बीवोरस हो, ठीक है, आया उसने फसल खाना स्टार्ट कर दिया, तो लोगों ने क्या किया, देखा और उसको मार दिया, क्योंकि ह्यूमन के पास इतनी टेंडेंसी तो है ना कि मार सकता है, वो मार दिया। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरीका, ये भी क्या है ना कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। कभी ह्यूमन तो जानबूझ के चला जाता है, लेकिन वाइल्ड जो भी एनिमल है वो गलती से ह्यूमन के अगर टेरिटरी में घुस गए ना तो मार दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि नॉर्मल हर जगह तो नहीं ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहुंचेगा, मोस्ट ऑफ द जगह तो किल ही कर देंगे, क्योंकि उनको लगा कि ये तो भाई डरते हैं तो तभी तो मारते हैं किसी को ना। चलो आगे बढ़ा जाए, चलो बात कर लेते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होती है, ठीक है, आज ये हम चैप्टर खत्म कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए कुछ भी बज जाए, नहीं कुछ नहीं सुनना मैं, नहीं अभी रुक जाओ, हम भेज देते हैं, सबको भेज देंगे, ठीक है, पहले हमको एक आध दो तीन स्लाइड, बस 2-3 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगी, ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, आईयूसीएन, है ना, देखो आईयूसीएन का देखो फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ओके, ओके अच्छी बात है, क्योंकि हो सकता है कि आज जाए, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, द स्पीसीज दैट कंसिडर्ड इन imminent and endangered extinction and whose survival is unlikely in fact if factor causing their decline continue to operate, है ना, देखिए बच्चा, इंडेंजर्ड का मतलब यह है कि यह काफी ज्यादा खतरे में है, मतलब अभी इनके नंबर्स हैं लेकिन नंबर्स अब लिमिटेड में हैं, इतने लिमिटेड में है कि अगर अब इन पे ध्यान नहीं दिया गया तो अब ये खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं, तो मतलब काफी ज्यादा ये खतरे में है, ठीक है, आउट ऑफ अबाउट 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट इज आवर कंट्री, 7,000 आर एंडेमिक, है ना, मतलब 47,000 जो स्पीसीज ऑफ प्लांट है उसमें 7,000 प्लांट तो ऐसे हैं जो कि एंडेमिक है, एंडेमिक मैंने बताया कि एक पर्टिकुलर प्लेस में ही रह सकते हैं, उसके अलावा वो दुनिया के कहीं पे भी नहीं पाए जाते हैं, और जो एंडेमिक होते हैं वही एक तरह से हॉटस्पॉट भी क्रिएट करते हैं, कुछ और क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं तब, ठीक है, इंडिया कंटेन्स 172 species of animals considered globally threatened by IUCN of 2.9% of the world's total number of threatened species, ओके, तो कुछ डेटा है इसको थोड़ा देख लीजिएगा बच्चा, है ना, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि दिस इंक्लूड्स 53 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, ठीक है, 69 बर्ड्स एंड 23 रेप्टाइल्स एंड 3 एम्फीबियंस, है ना, ओके, तो अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में क्या है, कुछ इतने जो स्पीसीज हैं 53 स्पीसीज ऑफ मैमल जो कि इंडेंजर्ड में है, अगर उनको नहीं बचाया गया और ध्यान नहीं दिया गया तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, है ना, 69 बर्ड्स हैं वो भी खत्म होने के कगार पर है ना, 23 रेप्टाइल्स वो भी खत्म होने के कगार पर, 3 स्पीसीज जो एम्फीबियास की है वो भी, है ना, थ्रेटेंड, मतलब कह सकते हैं कि ये इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंडर में आ जाएंगी, ठीक है, बात कर लेते हैं एज मेनी एज 3,000 to 4,000 higher plants may be under high degree of threat in India, है ना, अगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो 3,000 से लेकर 4,000 पौधों पौधे ऐसे हैं जो कि अब ना तो तब कभी खत्म हो सकते, कभी भी खत्म हो सकते हैं, मतलब वह उनको ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इतना कोई ध्यान दे पा रहा होगा, ठीक है, कहने को सब है यहाँ पर ना, 10 Indian subcontinent has about 62% of endemic flora.
इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लगभग 62% क्या होता है, एंडेमिक फ्लोरा। एंडेमिक फ्लोरा का मतलब क्या होता है, देखिए फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोरा जो हो प्लांट्स रिलेटेड है ना। रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू हिमालयाज, खासी हिल्स एंड वेस्टर्न घाट, है ना। तो 62% जो एंडेमिक जो फ्लोरा है, जो प्लांट्स मिलते हैं ना, वो आपको ज्यादातर कहाँ मिलते हैं, हिमालयाज में मिलते हैं, है ना। कहते हैं ना भैया, जो जड़ी बूटी ज्यादातर आती है और हिमालय से, भैया हिमालय से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। खासी हिल या वेस्टर्न घाट, मतलब देखिए तो ज्यादातर जो डाइवर्सिटी, ह्यूज डाइवर्सिटी आपको मिलती कहाँ पर है, हिल्स की पर ही ज्यादातर मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें द लार्ज नंबर out of a total of 81,000 species of animals in our, okay बच्चा, बाय बच्चा, species of animal in our country is endemic, ठीक है। अगर देखा जाए लगभग 81,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में, तो हमारे कंट्री के अंदर इसमें से 62% क्या है, एम्फीबियंस है, और 50% जो लिजर्ड है वो एंडेमिक है किसी, है ना, वेस्टर्न घाट में। मतलब अगर वेस्टर्न घाट के अलावा अगर इनको रहना पड़े कहीं और तो नहीं रह पाएंगे, इनकी डेथ हो जाएगी। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस के लिए, पर्टिकुलर जगह के लिए क्या है, कन्फाइंड है, उसके अलावा और किसी नए जगह पे नहीं रह पाएंगे, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, है ना। जैसे देखो एक मंकी है, गोल्डन मंकी, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं, ये लोग खतरे में है अभी, है ना। गोल्डन मंकी है, ये बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता, और होगा तो इसकी जो पॉपुलेशन, इसकी जो स्पीसीज है काफी ज्यादा इंडेंजर्ड में है। मतलब ये एक्सटिंक्ट कभी भी हो सकते हैं, आज है, हो सकता है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, है ना। बस ये किताबों के अंदर खाली इनकी फोटोज मिले, हाँ, सिंपल सी बात है ना। नीलगिरी लंगूर की बात कर लेते हैं, ये भी इंडेंजर्ड है। इंडियन उल्फ है, रेड फॉक्स है, हिमालयन ब्राउन बियर है, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर, मतलब एक सिंग वाला जो राइनोसोर्स होता है उसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। व्हाइट विंग्ड उड डक, है ना, जो सफेद पंखों वाली जो, हाँ, जो बत्तख होती है उसकी बात कर लें। नेक्ड क्रेन, है ना, जिनकी जो सारस होते हैं ना, जो ये सब क्या है, बहुत थ्रेटेंड पे चल रहे हैं। इंडियन पी फाउल, है ना, घड़ियाल, घड़ियाल सुने होंगे आप ना, कहते हैं ना बहुत घड़ियाली आंसू मत बहाया करो, तो इनसेंस मतलब ये यहीं से है ना। इंडियन एग ईटेन स्नैक्स, इंडियन स्लैवेंडर, है ना, ये सब एग्जाम्पल ऐसे हैं जो कि एंडेमिक एनिमल्स हैं, मतलब एक किसी कंफाइंड प्लेस में ही पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं पाए जाएंगे। इस मीन्स कि अगर हम गलती से भी उन प्लेसेस पे हम इंटरफियर करते हैं, तो जो भी स्पीसीज उन जगहों पे रहती है उन पे एक बैड इम्पैक्ट आएगा, और बैड इम्पैक्ट आने से वहां की जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी में हैबिटेट लॉस होगा, और वहां की थोड़ी बहुत जो भी स्पीसीज बची है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं और रह ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें। चलिए बात कर लेते हैं कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। मुझे बस 20 मिनट का समय दे तो मैं खत्म कर दूंगा पूरा चैप्टर, ठीक है। चलिए देखते हैं। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन जून, है ना। देखो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर एक कन्वेंशन है ना होता है इन 1992, स्ट्रेस द नीड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और यहाँ पर जोर डाला जाता है जून 1992 में कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर कोई ऐसा एक्ट पास करते हैं या कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो कि इन सब चीजों पे क्या करे, अपना नजर बनाए रखे, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड परप्यूटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ, है ना, कि ह्यूमन का इंटरवेंशन वाइल्ड लाइफ के साथ ना हो, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ को हम क्या करें, प्रोटेक्ट करके रखें। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कंजर्वेशन इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन यूज ऑफ द बायोस्फीयर सो दैट it may yield the greatest sustainable
benefit to the present generation while maintaining great potential to meet the need and aspiration of the future generation. ठीक है, तो कंजर्वेशन का यहाँ पर डेफिनेशन ये दिया गया है कि ह्यूमन अपने बायोस्फीयर के अंदर इतना ज्यादा किसी चीज को यूज ना करें या फिर किसी की पोटेंशियल को इतना ज्यादा डिग्रेड ना करें कि अपनी जितनी उसकी नीड है उससे ज्यादा वो एक्वायर कर रहा, ग्रीड ना करे। अगर ऐसा नहीं करता है तो उस केस में क्या किया जा सकता है कि हम अपने बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, मतलब हमारी जितनी नीड है केवल हम उतना हम लें। ओके, फिर अगर हम बात कर लेते हैं द टू बेसिक अप्रोचेस टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स आर, है ना। देखिए, दो ऐसे अप्रोच हैं जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के द्वारा, जो कि IUCN में, जो कि जून 1992 में लिया गया था कि हमें अपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। उसमें दो चीजें की गई, एक इन सिटू कंजर्वेशन किया गया और एक्स सिटू कंजर्वेशन किया गया। ओके, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं इन सिटू कंजर्वेशन क्या है और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश खत्म हो जाएगा। ओके, बात कर लेते हैं कि इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। इट सिंपली मीन्स conservation of species in its natural ecosystem or even in the man-made ecosystem. In situ कंजर्वेशन का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक फॉरेस्ट है, कोई एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट को जिस स्टेट में है उसी स्टेट में क्या कर लिया जाए, इसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। या तो उसको हम नेचुरली ही क्या कर सकते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगा के उस पूरे को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मैनमेड इकोसिस्टम के थ्रू भी हम कर सकते हैं। मैनमेड इकोसिस्टम मतलब थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कुछ कमी है वहां पर आ रही है तो थोड़ा बहुत मैनमेड इकोसिस्टम को हम वहां पर इंटरवेंशन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में भी क्या हुआ था कि जब बाहर से जो टाइगर्स हमारे इंडिया के अंदर आए थे अभी, है ना, मोदी जी जब लेकर आए थे अपने बर्थडे पे, तो उस केस में क्या था, उनको फीड किया जाता है क्योंकि ज्यादा टाइगर्स तो है नहीं यहाँ पर, है ना। अब उनको फीड किया जाएगा, उनको एक प्राइवेसी प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो हाई हो, और रिप्रोडक्शन रेट हाई हो और उनकी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी बढ़े, और जिससे क्या हो कि उनको उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दिस स्ट्रेटेजी emphasizes protection of total ecosystem through a network of protected area। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम कर सकते हैं इंसेटो कंजर्वेशन में कि एक स्ट्रेटेजी हम अपना सकते हैं और अपने इकोसिस्टम के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक प्रोटेक्टेड एरिया को फॉर्म कर सकते हैं। कि मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो एरियाज हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, है ना, दीज आर दी प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर दी गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसके अंदर सॉरी, जो नॉर्मल ह्यूमन है उनका इंटरवेंशन ना हो। समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर से देख तो पाओगे नहीं, देखना भी मत। ठीक है, ओके, प्रोटेक्टेड एरियाज एन एरिया ऑफ लैंड एंड और सी स्पेशली डेडिकेटेड टू द प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड मैनेज थ्रू लीगल इलेक्टिव मीन्स। मतलब क्या है इसका कहने का कि हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास लैंड है या फिर जहां पर भी एनिमल्स रहते हैं उनको हम प्रोटेक्ट करें मैनुअली। ठीक है, उन एरियाज को हम क्या बना सकते हैं वहां पर, भाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेज करने के लिए, या फिर हम इफेक्टिव मीन्स, है ना, उनको लीगली हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट्स पे, ठीक है, दैट इज देयर आर डिफरेंट categories of protected areas which are managed with different objectives
This includes बायोस्फीयर रिजर्वायर्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा। देखिए इन सेटू कंजर्वेशन के अंदर आपकी बायोस्फीयर रिजर्वायर्स आ जाते हैं, नेशनल पार्क्स आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाती हैं। ठीक है, ये एग्जाम्स में आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा बच्चा। ठीक है, at present we have 11 major biosphere reservoir so and 80 national parks, है ना, हमारे पास 11 मेजर बायोस्फीयर रिजर्वायर्स हैं और 80 क्या है, नेशनल पार्क है, और उसमें 120 जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इन आवर कंट्री। ठीक है, कवरिंग 4% ऑफ द जियोग्राफिकल एरियाज, जो कि पूरे वर्ल्ड का, है ना, 4% क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, इट मीन्स कि हमारे इंडिया का अप्रोक्स 4% ही है, हमारे इंडिया का अप्रोक्स, है ना, इसको इंडिया का बोलना चाहिए था, इंडिया का अप्रोक्स 4% एरिया जो है ना, 4% जो लैंड है वो इस ऑक्युपाई करता है, ये सारी चीजें मिलाकर। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं बच्चा कि द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वाज फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, है ना। देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम हमेशा सुनने को मिलता है, काफी ज्यादा फेमस पार्क है। ठीक है, और इसको, यह इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जो कि इंडिया के अंदर स्टेबलाइज किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस एमंग द बायोस्फीयर रिजर्व एंड द नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, तो देखो ये एरियाज के ऊपर होता है। ठीक है, कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या होता है कि बहुत बड़ा, एक बहुत बड़े एरियाज को कंसिडर किया जाता है। नेशनल पार्क में, है ना, ये देखो जितनी भी फंडिंग इसमें होती है सारी वो गवर्नमेंट के थ्रू होती है। ठीक है, नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, है ना, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उतनी बड़ी नहीं होती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर, है ना, इस तरीके से मैनेज, इसको कहते हैं ना कि इसको प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं, नीलगिरी है। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ दिए हुए हैं, इसमें कई सारे हैं ना दिए हुए, अगर आपको करना होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एक्स-सिटू कंजर्वेशन पे। ठीक है, ओके, चलिए एक्स-सिटू कंजर्वेशन करके आज का हम लोग, है ना, यहीं पर सेगमेंट खत्म कर देंगे। ठीक है, यहीं पर हम लोग रहने दिया जाएगा और बाकी जो होगा ना कल से कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है बच्चा, ओके। एक्स-सिटू के अंदर बस हम खाली एक डेफिनेशन कर लेते हैं, इसको हम लोग कल से फिर से रिवीजन कर लिया जाएगा। ठीक है, इट इज डिफाइंड as the conservation of component of the biological diversities, sample of genetic diversity, particularly of endangered species outside their natural habitat, है ना। मतलब क्या है कि हम क्या करें कि जो भी स्पीसीज हैं, जो भी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको हम लें, उसको हम अपने तरीके से, है ना, फॉर्म करें। जंगल बनाना है तो जंगल खुद से मैनमेड हो, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं होगा, वो मैनमेड इकोसिस्टम होगा, और मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर क्या करेंगे, हम उसको रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। जय हिंद।